ओडिशा, जहां लंबे टाइम से बीजू जनता दल का दबदबा था, वो अभी एक भयंकर नेशनल पॉलिटिकल क्लैश का सेंटर बन गया। राहुल गांधी की रैली ने स्टेट को हिला दिया, पर बीजेपी का तेज रिस्पॉन्स था, जिसने एक बड़ी आइडियोलॉजिकल बैटल के लिए टोन सेट की। ये कांग्रेस का खुद को फिर से असर्ट करने और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स दोनों को चैलेंज करने का अटेम्प्ट था। बीजेपी ने रैली को एक पॉलिटिकल ड्रामेबाजी बताया। टकराव जल्दी ही बढ़ गया, जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़े नेशनल दुश्मनी को सिंबलाइज करता है। ओडिशा एक की बैटल ग्राउंड है, जहां बीजेपी बीजेडी को रिप्लेस करना चाहती है और कांग्रेस रिलेवेंट रहने के लिए फाइट कर रही है। राहुल गांधी का विजिट बीजेपी की ईस्टर्न इंडिया में एम्बिशंस के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज था। यह एपिसोड इंडिया के इवॉल्विंग पॉलिटिकल लैंडस्केप का एक स्नैपशॉट है। नेशनल इंप्लीकेशंस के साथ एक हाई स्टेक्स पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट के लिए स्टेज तैयार है। राहुल गांधी की संविधान बचाओ रैली ओडिशा में एक नेशनल स्टेटमेंट बनाने के लिए तैयार की गई थी। इसे कॉन्स्टिट्यूशन का डिफेंस बताकर कांग्रेस ने माइनॉरिटीज, दलितों और लिबरलों को इकट्ठा करने का टारगेट रखा, जो इंडिया की डायरेक्शन को लेकर कंसर्न थे। रैली का मैसेजिंग सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पर फोकस था। बीजेपी को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के लिए एक खतरा बताया गया। मीडिया कवरेज बढ़ गया, जिससे कांग्रेस को एक ऐसे स्टेट में विजिबिलिटी मिली जहां उसे स्ट्रगल करना पड़ा है। बीजेपी ने तुरंत जवाब दिया। लीडर्स ने इमरजेंसी का हवाला दिया और कांग्रेस पर पाखंड का आरोप लगाया। उनके काउंटर अटैक ने रैली को एक पॉलिटिकल स्टंट के रूप में फिर से फ्रेम किया, एक ऐसी पार्टी के द्वारा जो पावर से चिपकी हुई है। पब्लिक को कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के नैरेटिव और बीजेपी के अवसरवाद के आरोपों के बीच चुनना पड़ा। ओडिशा और इंडिया के लिए रैली एक फ्लैश पॉइंट बन गई उस चल रहे आइडियोलॉजिकल वॉर में, जो नेशन के फ्यूचर को शेप कर रहा है। राहुल गांधी की रैली के खिलाफ बीजेपी का जवाब यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लीड किया, जो ओडिशा की पॉलिटिक्स में एक हेवीवेट है। प्रधान का अटैक पर्सनल और स्ट्रैटेजिक था। उन्होंने कांग्रेस पर पाखंड का आरोप लगाया, इमरजेंसी का हवाला दिया और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के दावे पर सवाल उठाया। उन्होंने राहुल गांधी को एक आउट ऑन ऑफ टच डायनेस्ट बताया, जो ओडिशा की रियलिटी से डिस्कनेक्टेड है। प्रधान ने कांग्रेस को स्टेट में दशकों की नेग्लेक्ट और अंडर डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार ठहराया, नेशनल डिबेट को लोकलाइज करते हुए। उनकी डुअल स्ट्रैटेजी गांधी को बदनाम करना और गरीबों के लिए कांग्रेस के कंसर्न को एक दिखावा साबित करना। उन्होंने कांग्रेस के करप्शन स्कैंडल्स की तुलना मोदी गवर्नमेंट के क्लीन गवर्नेंस से की। प्रधान के शब्दों में दम था, बीजेपी को ओडिशा का बीजेडी का असली ऑल्टरनेटिव बताते हुए। लक्ष्य कांग्रेस को बाहर निकालना और ओडिशा को दो पार्टी कॉन्टेस्ट बनाना। उनके एग्रेसिव स्टैंड ने स्टेट में फ्यूचर पॉलिटिकल बैटल्स के लिए टर्म्स सेट किए। बीजेपी का मैसेज क्लियर था, कांग्रेस बिना फाइट के ग्राउंड वापस नहीं ले पाएगी। प्रधान की लीडरशिप ने बीजेपी के नैरेटिव को बाद में डोमिनेट करने में हेल्प किया। ओडिशा में कभी डोमिनेंट रही कांग्रेस ने 1990 के दशक से अपना प्रभाव लगातार घटते देखा है। नवीन पटनायक की लीडरशिप में बीजू जनता दल के उदय ने रीजनल आइडेंटिटी और प्रो पुअर पॉलिसीज का फायदा उठाया, जिससे कांग्रेस हाशिए पर चली गई। इंटरनल डिवीजन और लोकल लीडरशिप की कमी ने कांग्रेस को बीजेडी और बढ़ती हुई बीजेपी दोनों से पीछे छोड़ दिया। पार्टी का वोट शेयर और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ कम हो गई है। कई लीडर्स ने डिफेक्ट कर लिया या रिटायर हो गए। कांग्रेस अब एक ऐसा कंपेलिंग विजन प्रेजेंट करने के लिए स्ट्रगल कर रही है, जो ओडिशा की एस्पिरेशंस के साथ रेजोनेट करे। राहुल गांधी की रैली पार्टी को रिवाइव करने और उसके कैडर को एनर्जाइज करने की एक कोशिश थी, जो खोई हुई जमीन वापस पाने की इच्छा का संकेत थी। लेकिन रिवाइवल का रास्ता मुश्किल है। कांग्रेस को एक्सटर्नल कंपटीशन और इंटरनल वीकनेस दोनों को ओवरकम करने की जरूरत है। पार्टी को लोकल इश्यूज से फिर से कनेक्ट होना होगा और बीजेडी के डेवलपमेंट नैरेटिव और बीजेपी के नेशनलिज्म के लिए एक क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट करना होगा। रैली एक स्टार्टिंग पॉइंट थी, सॉल्यूशन नहीं। कांग्रेस को ओडिशा में रिलेवेंस हासिल करने के लिए एक लंबी, मुश्किल लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस का संविधान बचाओ थीम एक कैलकुलेटेड मूव था, ताकि उसके कैंपेन को पार्टीशन पॉलिटिक्स से ऊपर उठाया जा सके। खुद को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का गार्डियन बताकर कांग्रेस ने माइनॉरिटीज, दलितों और लिबरलों को एक ही बैनर के तले एकजुट करने की कोशिश की। इस स्लोगन ने कांग्रेस को अलग अलग शिकायतों, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, सीए,
आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के नैरेटिव में लिंक करने में हेल्प की। यह उन कम्युनिटीज के लिए एक इमोशनल अपील थी जो खतरे में महसूस करते हैं, कांग्रेस को उनके प्रोटेक्टर के रूप में पेश करते हुए। क्रिटिक्स का तर्क है कि यह एक टैक्टिकल शिफ्ट है, डिबेट को बीजेपी की स्ट्रेंथ से कांग्रेस के सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस के कंफर्ट जोन में ले जाना। यह स्ट्रैटेजी प्रिंसिपल के बारे में उतनी ही है जितनी पॉलिटिकल रिवाइवल के बारे में। कांग्रेस ने खुद को एक रेजिस्टेंस मूवमेंट के रूप में रीब्रांड करने का टारगेट रखा, न कि सिर्फ एक अपोजिशन पार्टी के रूप में। असली टेस्ट, क्या वोटर्स इसे जेन्युइन मानेंगे या कांग्रेस की अपनी कमजोरियों का कवर? जवाब कांग्रेस के फ्यूचर को शेप देगा। संविधान बचाओ मैसेज एक रैलिंग क्राई और एक गैम्बल दोनों है। ओडिशा में कांग्रेस पर बीजेपी का मेन अटैक हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट का आरोप है। बीजेपी लीडर्स का तर्क है कि कांग्रेस ने ओडिशा के डेवलपमेंट को इग्नोर किया, जबकि बीजेपी ने ओडिया लीडर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग और नेशनल रिकॉग्निशन दिया है। वे मोदी के अंडर प्रोग्रेस के प्रूफ के रूप में नए हाईवे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और वेलफेयर स्कीम्स को हाईलाइट करते हैं। कांग्रेस का पलटवार है कि उसने ओडिशा की इंडस्ट्रियल फाउंडेशन रखी और मनरेगा जैसे की वेलफेयर प्रोग्राम्स शुरू किए। दोनों पार्टीज दलितों और किसानों को एम्पावर करने का क्रेडिट लेती है, अपनी अपनी लैंडमार्क पॉलिसीज का हवाला देते हुए। डिबेट फैक्ट्स के बारे में कम और वोटर परसेप्शंस को शेप करने के बारे में ज्यादा है। बीजेपी का नैरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन का है, कांग्रेस का फाउंडेशनल वर्क का है। सच्चाई कहीं बीच में है, दोनों की सफलताएं और असफलताएं हैं। वोटर्स के लिए चुनौती है कि बयानबाजी को पार करें और यह तय करें कि कौन सा विजन एक बेहतर फ्यूचर प्रदान करता है। यह कॉन्टेस्ट हिस्ट्री के बारे में उतना ही है जितना होप के बारे में। ओडिशा की डेवलपमेंट स्टोरी अब एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड है। ओडिशा में पॉलिटिकल क्लैश बीजेपी की एग्रेसिव नैरेटिव डोमिनेटिंग स्ट्रैटेजी बनाम कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल रिवाइवल के अटेम्प्ट को हाईलाइट करता है। बीजेपी तेजी से आगे बढ़ती है, अपोजिशन लीडर्स को बदनाम करती है और अपनी अचीवमेंट्स को बढ़ावा देती है, कांग्रेस को डिफेंसिव रखती है। प्रधान जैसे सीनियर लीडर्स बीजेपी के मैसेज को मैक्सिमम कवरेज दिलाते हैं। कांग्रेस इस बीच कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और इंक्लूसिविटी के इर्द गिर्द एक ब्रॉड कॉलिशन बनाने की कोशिश करती है। उसका संविधान बचाओ स्लोगन मोरल हाई ग्राउंड क्लेम करने और असंतुष्ट वोटर्स को एकजुट करने का एक अटेम्प्ट है। बीजेपी का लगातार कैंपेन उन लोगों को अपील करता है जो स्ट्रांग लीडरशिप को वैल्यू करते हैं, लेकिन मॉडरेशन को अलग थलग करने का रिस्क रहता है। कांग्रेस का अप्रोच पोलराइजेशन से थके हुए वोटर्स के साथ रेजोनेट कर सकता है, लेकिन बहुत एब्स्ट्रैक्ट होने का रिस्क रहता है। असली कॉन्टेस्ट पॉलिटिकल डोमिनेंस बनाम आइडियोलॉजिकल रेजिस्टेंस बीजेपी और ऑर्गेनाइजेशनल ताकत पर निर्भर करती है। कांग्रेस आइडियाज की पावर पर डैम्प लगाती है। आउटकम इस बात पर डिपेंड करेगा कि वोटर्स किस मैसेज को ज्यादा कंपेलिंग मानते हैं। यह लड़ाई सिर्फ ओडिशा को ही नहीं बल्कि इंडियन पॉलिटिक्स के टोन को भी शेप देगी। डैम्प ऊंचे हैं और नतीजे पूरे देश में गूंजेंगे। ओडिशा में बीजेपी कांग्रेस का क्लैश सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, यह सीधे आम नागरिकों को अफेक्ट करता है। गरीबी, किसान और सोशल जस्टिस पर डिबेट्स पार्टीज को रियल इश्यूज को एड्रेस करने और प्रोमिसेस करने के लिए मजबूर करती है। यह कॉन्टेस्ट क्रिटिकल टॉपिक्स को सामने लाता है, जिससे वोटर्स को डेवलपमेंट के लिए विजन को कंपेयर करने का मौका मिलता है। यह आदान प्रदान इलेक्टोरेट को एजुकेट करता है, इंडिया के पास्ट और फ्यूचर के बारे में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। पॉलिटिकल डिबेट्स भले ही शोरगुल वाली हो, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए वाइटल है। वे नागरिकों को स्लोगन से आगे देखने के लिए पुश करते हैं। यह ड्यूअल अकाउंटेबिलिटी को भी रीइंफोर्स करता है, लीडर्स को याद दिलाता है कि वे लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। चेक एंड बैलेंस नागरिकों के हितों की रक्षा करते हैं और सभी पार्टीज से रिस्पॉन्सिवनेस सुनिश्चित करते हैं। आखिरकार यह पब्लिक का परसेप्शन और वोट है जो आउटकम तय करता है। यही कारण है कि ऐसी पॉलिटिकल बैटल्स मायने रखती हैं। वे नागरिक को एम्पावर करती हैं, न कि सिर्फ पॉलिटिशियन को। एक डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट आवाज हमेशा वोटर की होती है। ओडिशा का मुकाबला डेमोक्रेसी में एक मजबूत विपक्ष की वाइटल रोल की याद दिलाता है। विपक्ष सरकार को जवाबदेह ठहराता है, उसके नैरेटिव को चैलेंज करता है और ऑल्टरनेटिव अवेजों को रिप्रेजेंट करता है। कांग्रेस की रैली इसका एक उदाहरण थी, जिसने बीजेपी को अपने रिकॉर्ड,
और विजन का बचाव करने के लिए मजबूर किया। एक मजबूत विपक्ष सरकार को ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिव रखता है, कैंप्लसेंसी और पावर के मिसयूज को रोकता है, आइडियाज का टकराव डेवलपमेंट बनाम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज पब्लिक डिबेट को समृद्ध करता है और वोटर चॉइस को इन्फॉर्म करता है। क्रेडिबल विपक्ष के बिना डेमोक्रेसी एक मोनोलॉग बनने का रिस्क लेती है, न कि एक डायलॉग। नागरिकों को दोनों पक्षों को तौलना चाहिए, बयानबाजी का एनालिसिस करना चाहिए और इन्फॉर्मड डिसीजन लेने चाहिए। ओडिशा की घटनाएं दिखाती हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी जिंदा है, जोश भरी बहस और एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ। एक मजबूत विपक्ष डेमोक्रेसी का सेफ्टी वैल्व है और वोटर्स का विजडम इसे खुला रखता है। आखिरकार यह लोग हैं जो डेमोक्रेसी को फलने फूलने में हेल्प करते हैं, न कि सिर्फ पार्टीज।